इमरान, और एक यूजर भी हमने रजिस्टर किया था। सुनील नाम का शायद। ठीक। तो आज हम इसमें साइन इन ऐड कर देंगे रजिस्ट्रेशन की तरह ही। लॉग इन बोल देता है ना। लॉग इन करने के लिए आपको क्या चाहिए? ओनली ईमेल आईडी पासवर्ड, दो ही फील्ड चाहिए। तो ईमेल आईडी पासवर्ड के लिए वी क्रिएट अ व्यू मॉडल। तो यूजर मॉडल हम नहीं बनाएंगे, तो उसकी जगह हम क्या बनाएंगे? एक व्यू मॉडल। तो लॉग इन भी। एक लॉग इन भी हम ऐड करेंगे यहाँ पर। वैलिडेशन लगा देंगे यहाँ पर। पासवर्ड के ऊपर भी वैलिडेशन लगा देंगे। ना इसमें हम एट्रीब्यूट लगा देंगे ये डेटा टाइप। तो डेटा टाइप डॉट पासवर्ड। तो लॉगिन के लिए भी एक फॉर्म बना देंगे। फिर से ऐड व्यू, एमवीसीफाई व्यू। काउंटी टाइप किसके साथ कनेक्ट करेंगे? लॉगिन वीएम के साथ। स्टाइल विल से मार्जिन लेफ्ट। फॉर्म बना देंगे।
हमारे पास क्या अवेलेबल है? हेल्पर्स अवेलेबल है, तो हम हेल्पर्स को यूज कर देंगे। वैलिडेशन के लिए भी हेल्पर लगा देंगे। एक्शन लिंक लगा देते हैं यहाँ पर। एक लॉगिन का फॉर्म बना देंगे, और जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो कौन सा एक्शन में आएगा? मैनेज यूजर्स के अंदर। तो जो डेटा आएगा किस में आएगा? लॉगिन गेम के अंदर। तो यहाँ पर हमें क्या चेक करना है? पहले तो मॉडल को वैलिडेट करेंगे। मॉडल ही वैलिडेट नहीं है तो आगे जाने में कोई पॉइंट नहीं है। मॉडल वैलिडेट है तो हम चेक करेंगे कि रेक के अंदर जो ईमेल आईडी है, तो ईमेल आईडी एंड पासवर्ड फ्रॉम रेक जो है डेटाबेस के अंदर है क्या, चेक करेंगे। उसे चेक इन डेटाबेस कैसे चेक करेंगे? यहाँ पर where urec इक्वल टू क्या बोलेंगे? दिस डॉट cc डॉट, तो यूजर्स टेबल में जाएंगे, सिंगुलर डिफॉल्ट, सो p implies p डॉट क्या बोलेंगे? ईमेल आईडी इक्वल टू rec डॉट ईमेल आईडी एंड p डॉट पासवर्ड इक्वल टू rec डॉट पासवर्ड। तो p dot email id equal to rec dot email id and p dot password equal to rec dot password। अगर यूरेक नल नहीं है, if यूरेक is not equal to null, अगर यूरेक नल नहीं है तो इसका मतलब क्या है? इस ईमेल आईडी और पासवर्ड को यूज करके हमें यूजर मिल गया। अगर यूरेक नल नहीं है तो इस ईमेल आईडी और पासवर्ड को यूज करके हमें यूजर मिल गया। अगर यूरेक नल नहीं है तो इस ईमेल आईडी और पासवर्ड को यूज करके हमें यूजर मिल गया। ठीक है, इस ईमेल आईडी और पासवर्ड को यूज करके हमें यूजर मिल गया। तो यहाँ से हम कहाँ चले जाएंगे? रीडायरेक्ट टू एक्शन। तो रिटर्न redirect to action. So which action? So index action of user area products index. तो प्रोडक्ट कंट्रोलर में कहाँ जाएंगे? एरिया में कहाँ चले जाएंगे? एरिया के अंदर हम चले जाएंगे इंडेक्स प्रोडक्ट्स यूजर एरिया इक्वल टू यूजर एरिया। ठीक है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्या होगा? तो मॉडल स्टेट के अंदर एक एरर ऐड करेंगे। तो मॉडल स्टेट डॉट ऐड मॉडल एरर
invalid email ID or password. तो मोड स्टेट के अंदर क्या होगा? ऐड मॉडल एरर, इनवैलिड ईमेल आईडी और पासवर्ड। तो मोड स्टेट के अंदर क्या होगा? तो ऐड मॉडल एरर, इनवैलिड ईमेल आईडी और पासवर्ड। तो यहाँ से हम कहाँ चले जाएंगे? व्यू में, और किसको लेके जाएंगे? करेक्ट। और ये मॉडल स्टेट के अंदर जो एरर ऐड कर रहा है उसको डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक और हेल्पर लगा देंगे, वैलिडेशन समरी। तो वैलिडेशन समरी, तो इसको रन कर रहे हैं यहाँ पर एंड देख रहे हैं कि सारी चीजें ठीक चलेगी क्या। तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे? मैनेज यूजर्स लॉगिन में, यहाँ पर हो गया सुनील एंड पासवर्ड गलत डाल दिया। साइन इन यहाँ पर आ गए। तो इस ईमेल आईडी पासवर्ड के साथ यूजर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। फिर कहाँ चला जाएगा? तो मॉडल स्टेट में एक एरर ऐड कर लेगा। कौन सा एरर? इनवैलिड ईमेल आईडी और पासवर्ड। और वहां से कहाँ चला जाएगा? व्यू में। सो इनवैलिड ईमेल आईडी और पासवर्ड। तो इनवैलिड ईमेल आईडी और पासवर्ड है। Now suppose if we put the right password here, तो सब ठीक है। कहाँ लिखे गए आपको? एरिया के। तो एरिया के अंदर लिखे गया, सही पासवर्ड हमने डाला तो, और आपको प्रोडक्ट का लिस्ट मिल गया। तो एक यूजर मैनेज यूजर्स में गए, साइन इन में, सॉरी साइन इन नहीं है, क्या है? लॉग इन में। तो यहाँ पर भी शायद मैंने कोई गड़बड़ कर रखा है। कहाँ पर? सक्सेस व्यू के अंदर। कल हमने एक सक्सेस व्यू बनाया था, अगर आपको याद है तो। लिखिए, और यहाँ पर कौन से एक्शन कॉल करेंगे? लॉग इन एक्शन कॉल करेंगे। तो हमारे डेटाबेस में फिलहाल एक ही यूजर है, तो एक नया यूजर रजिस्टर करता है। तो मैनेज यूजर्स एंड यहाँ पर भी क्या देंगे? लॉग इन। तो यहाँ पर बोल देंगे sunil@hotmail.com पोस्ट करेंगे न्यू यूजर साइन अप। तो कहाँ चला जाएगा? रजिस्ट्रेशन। एक नया यूजर बनाता है, तो कुछ मोबाइल नंबर डालते हैं, पासवर्ड पुट कर देते हैं।
तो एक नया यूजर ऐड कर रहा है, सेव चेंजेस सक्सेस, यहाँ पर क्या आएगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। सो फॉर लॉगिन क्या होगा, लिखिए, तो यहाँ पर वापस आएगा। तो amol@gmail.com डाल दिया, पासवर्ड गलत डाल दिया। तो इनवैलिड ईमेल आईडी और पासवर्ड, रिटर्न व्यू। तो इनवैलिड ईमेल आईडी और पासवर्ड, सही पासवर्ड डाला, साइन इन, तो वो यूजर मिल जाएगा, डेटाबेस में मिल जाएगा। ईमेल आईडी भी है और पासवर्ड भी डेटाबेस में। तो यहाँ से रिकॉर्ड मिल गया, तो कहाँ जाएगा, रिडायरेक्ट टू इंडेक्स एक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स कंट्रोल विद न्यू एरिया, यूजर एरिया। तो यूजर एरिया में आ गया और यहाँ पर आपको प्रोडक्ट लिस्ट दिखा। पर यहाँ पर हमें पता नहीं चल रहा है, पहला चीज को क्या पता नहीं चल रहा है, कौन से यूजर ने लॉग इन किया, अमोल ने किया या फिर सुनील ने किया। तो पहले तुम्हें यहाँ पर ऐसे मैसेज दिखाना है, वेलकम अमोल और वेलकम सुनील, जिसने लॉग इन किया। तो यूजर का डेटा हमें कहाँ पर मिल रहा है, यूजर का डेटा हमें मिल रहा है सो लॉग इन एक्शन के अंदर। तो यूजर का डेटा हमें मिल रहा है यहाँ पर, तो लॉग इन एक्शन के अंदर किसने लॉग इन की है वो कहाँ पता चल रहा है, यहाँ पर। इस यूरेक में रिकॉर्ड आ गया तो उसका मतलब क्या है, यूजर वैलिड है, उसको हम कहाँ भेज रहे हैं, एरिया के अंदर। मतलब जो लॉग इन यूजर है उसका डेटा किस में आ रहा है, यूरेक के अंदर। तो यूरेक के अंदर आपको सब मिल जाएगा, क्योंकि यूरेक किसका ऑब्जेक्ट है, यूजर का। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सब मिलेगा। मतलब यहाँ पर आपको डेटा मिल रहा है। इस डेटा को ये कहाँ पर मिल रहा है, सो मैनेज यूजर्स कंट्रोलर के लॉग इन एक्शन के अंदर, जो कहाँ पर है, रूट कंट्रोलर फोल्डर के अंदर। तो यहाँ का डेटा जो आपको कहाँ पर डिस्प्ले करना है, यूजर एरिया के अंदर, इंडेक्स व्यू के अंदर, प्रोडक्ट इंडेक्स व्यू के अंदर। तो एक कंट्रोलर, एक एक्शन रूट कंट्रोलर फोल्डर में, वहां से डेटा आपको लेके जाना है एरिया के अंदर, एक कंट्रोलर एक एक्शन के अंदर। तो कैसे लेके जाना, तो एक एक्शन से दूसरे एक्शन में डेटा लेके जाने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है एमवीसी के लिए। तो पहला आता है व्यू बैक। व्यू बैक तो यूज नहीं कर सकते, व्यू बैक में तो क्या दिक्कत है, जैसे रिडायरेक्ट हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ एक एक्शन से दूसरे एक्शन में नहीं जा रहे हैं, बल्कि रूट कंट्रोलर से एरिया के कंट्रोलर में जा रहे हैं, वहां से फिर व्यू में जा रहे हैं। तो ये तो बचेगा ही नहीं, व्यू बैक तो रेडी हो जाएगा, बराबर। तो आप चाहे तो टेम डेटा यूज कर सकते हैं। टेम डेटा एक ऑप्शन है, आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि रिजेक्ट में डेटा मेंटेन करता है। बट टेम डेटा में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, तो टेम डेटा अभी एम्प्टी हो जाता है व्हेन यू रीड। ये टेम डेटा का जो डेटा है, सो इट विल बी मेंटेन बिटवीन रीडायरेक्ट, रीडायरेक्ट के बीच में डेटा मेंटेन होता है, ठीक है। बट जब आप एक बार रीड कर लो, एक एक्शन से दूसरे एक्शन में गए, दूसरे एक्शन से तीसरे चौथे, डेटा रहेगा। जब तक आप रीड नहीं करोगे, आपने चौथे एक्शन में रीड कर लिया और फिर पांचवें एक्शन में गए, तो टाइम डेटा में क्या हो जाता है, एम्प्टी। तो लेकिन यहाँ पर टाइम डेटा में एक ऑप्शन नहीं, कीप एंड पिक नाम के दो मेथड्स है। तो यूजिंग कीप एंड पिक यू कैन मेंटेन द डेटा। आप चाहे तो कीप एंड पिक को यूज करके मेंटेन कर सकते हैं, बट इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, ये काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्योंकि अभी तो मैं बोल रहा हूँ कि यूजर का लिंक मुझे इंडेक्स व्यू में चाहिए, हो सकता है मुझे वो लिंक और किसी एक्शन में चाहिए, कहीं और चाहिए, कहीं और चाहिए, कहीं और चाहिए, बहुत जगह चाहिए। क्योंकि लॉगिन यूजर का नेम आपको बहुत जगह लग सकता है, या लॉगिन यूजर का आईडी भी बहुत जगह लग सकता है। तो फिर टेम डेटा तो रिलायबल ऑप्शन नहीं है। सो व्यू डेटा, वो तो व्यू बैक का ही भाई है, तो उसका तो यूज कर ही नहीं सकता है, वो भी एम्प्टी हो जाता है रिडायरेक्ट के बीच में। तो आपके पास इसमें से कोई भी ऑप्शन बचा नहीं है। तो एक और ऑप्शन है ईच डॉटनेट एमवीसी के अंदर, तो उसको बेसिकली हम बोलेंगे सेशन। तो सेशन को हम यूज कर सकते हैं ईच डॉटनेट एमवीसी के अंदर। तो ये जो सेशन है, सेशन बेसिकली क्या है, क्लासिकल ऑब्जेक्ट।
सेशन इज अ क्लासिकल ऑब्जेक्ट। तो जितनी भी वेब टेक्नोलॉजीज है, तो चाहे वो PHP है, चाहे वो ASP.NET है, चाहे वो जावा है, चाहे कोई भी वेब टेक्नोलॉजी है, सो उसमें कुछ बिल्ट इन ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करती है। एवरी वेब टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स यू सम बिल्ट इन ऑब्जेक्ट। हर एक वेब टेक्नोलॉजी बिल्ट इन ऑब्जेक्ट आपको प्रोवाइड, कुछ बिल्ट इन ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करती है। उन ऑब्जेक्ट्स को बेसिकली क्या आता है, सो वी कॉल देम एज अ, so we call them as a classical object। उसको बेसिकली क्या लेंगे, क्लासिकल ऑब्जेक्ट्स। तो ढेर सारे क्लासिकल ऑब्जेक्ट होते हैं। रिक्वेस्ट होता है, रिस्पॉन्स होता है, कुकी होता है, सेशन होता है, एप्लीकेशन होता है, और भी क्लासिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक्चुअली ये 5 ऑब्जेक्ट तो होते ही होते हैं, 5 सारी जगह। तो रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, कुकी, सेशन एंड एप्लीकेशन। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है, इट एनकैप्सुलेट रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था कहाँ पर, मॉडल बाइंडिंग जब हम देख रहे थे। तो रिक्वेस्ट जब आती है, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बनता है, उसमें डेटा लोड होता है। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर क्या कलेक्शन होता है, क्वेरी स्ट्रिंग कलेक्शन होता है, फॉर्म कलेक्शन होता है, बराबर, ब्राउजर कलेक्शन होता है। तो अगर आपका डेटा पोस्ट मेथड से आ रहा है तो फॉर्म कलेक्शन में आता है। क्वेरी स्ट्रिंग कलेक्शन में कब आता है, जब आपका गेट मेथड से रिक्वेस्ट आ रहा है। इससे डेटा उठा के कहाँ पर डालते हैं, मॉडल के अंदर, बट वो ना डालना पड़े इसके लिए इम्पोर्टेंट MVC के अंदर क्या है, एक बिल्ट इन प्रोसेस है, उसको बेसिकली क्या आता है, मॉडल बाइंडिंग। मॉडल बाइंडिंग से रिक्वेस्ट के साथ जो डेटा आता है ऑटोमेटिकली मॉडल के प्रॉपर्टी के साथ बाइंड होता है। तो उसी तरह रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है। रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट क्या करता है, इट एनकैप्सुलेट रिस्पॉन्स। आप जो भी रिस्पॉन्स जनरेट कर रहे हैं उसको एनकैप्सुलेट करता है। तो जो भी रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स के अंदर कुछ भी करना है तो उसको हम किसके थ्रू करेंगे, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के। ना कुकी, कुकी क्या है, कुकी ऑब्जेक्ट हेल्प यू टू स्टोर स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा, कहाँ पर, इन अ वेब ब्राउज़र। तो कुकी से आप छोटा सा डेटा स्टोर कर सकते हैं, कहाँ पर, वेब ब्राउज़र के अंदर। सो कुकी विल हेल्प यू टू स्टोर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा इन अ वेब ब्राउज़र। तो कुकी विल हेल्प यू टू स्टोर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा इन अ वेब ब्राउज़र। तो कुकी से आप छोटा सा डेटा स्टोर कर सकते हैं वेब ब्राउज़र के अंदर। तो कुकी विल हेल्प यू टू स्टोर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा इन अ वेब ब्राउज़र। थोड़ा सा डेटा वेब ब्राउज़र में स्टोर करके यूज कर सकते हैं। कुकी को हमने यूज किया है कहाँ पर, एंटी फोल्डेड टोकन। मैंने आपको दिखाया था इंस्पेक्टर के एप्लीकेशन के अंदर कुकी, तो कुकी के अंदर भी एक एंटी फोल्डेड टोकन सेव होता है। नाउ सेशन एंड एप्लीकेशन आर बेसिकली कॉल्ड स्टेट मेंटेनेंस मैकेनिज्म। इन दोनों को बेसिकली क्या होता है, सो वी कॉल इट इज इन स्टेट मेंटेनेंस मैकेनिज्म। सो वी कॉल इट एज इन स्टेट मेंटेनेंस मैकेनिज्म। तो इसको बेसिकली क्या लेंगे, स्टेट मेंटेनेंस मैकेनिज्म। ठीक है। तो cookie session and application, these are the state maintenance, we can say mechanism। So इसको basically क्या लेंगे, so we call it in so state maintenance mechanism। So इसको basically बोलेंगे state maintenance mechanism। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, so we can maintain state। So state को maintain कर सकते हैं। So session and application are basically called state maintenance mechanism, and we can maintain the state using this particular object। So in objects को use करके हम state को क्या कर सकते हैं, maintain कर सकते हैं। So we can maintain the state using this particular object। इन objects को use करके हम state को क्या कर सकते हैं, maintain कर सकते हैं। Now why what is state? State मतलब चीजों को याद रखना। जैसे आप लोग हमेशा क्या रहता है, स्टेटलेस रहते हैं, किसकी तरह, HTTP प्रोटोकॉल की तरफ। तो स्टेट मेंटेनेंस मैकेनिज्म की जरूरत हमें क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर जो भी रिक्वेस्ट आ रही है, रिस्पॉन्स आ रही है, किसके थ्रू आ रही है, जा रही है, HTTP के थ्रू। HTTP क्या, स्टेटलेस है, वो भूल जाता है। एक रिक्वेस्ट गई, फिर वो बाद में भूल जाता है। दूसरी रिक्वेस्ट को क्या होता है, न्यू रिक्वेस्ट। अगर HTTP सपोज कहीं पर खड़ा है, जैसे मंदिर के सामने स्टैंड है, वहां पर खड़ा है, तो आपने उसको शूज दे दिए, जूते दे दिए, शूज स्टैंड पर खड़ा है, तो दे दिए, उसने ले लिए, फिर वो भूल जाए। बाद में जब वापस आओगे, वो लोग मेरे जूते हो गए, कौन वहां, तो क्योंकि वो तो पहला रिक्वेस्ट क्या हो गया, भूल गया। तो HTTP में वो दिक्कत है कि हर रिक्वेस्ट क्या है, नई रिक्वेस्ट, सो न्यू रिक्वेस्ट।
तो स्टेटलेस है, तो स्टेटलेस वेब एप्लीकेशन तो हम नहीं बना सकते हैं। तो जैसे मैंने अमेजोन में लॉगिन किया और बाद में अमेजोन को बोला ऐड टू प्रोडक्ट, अमेजोन बोलेगा हुआ यू भाई मैं भूल गया आप कौन थे पहले, तो फिर काम ही नहीं चलेगा, वेब एप्लीकेशन चलेगा नहीं। वेब एप्लीकेशन में स्टेट मेंटेन करनी पड़ेगी, कौन सा यूजर आया था, उसने कौन कौन से प्रोडक्ट ऐड किए, कौन से प्रोडक्ट बाय किए, कौन सा क्या किया, तो स्टेट मेंटेन करना पड़ेगा। तो स्टेट मेंटेन करने के लिए दो ऑब्जेक्ट्स की डॉटनेट के अंदर अवेलेबल है, एक तो सेशन एप्लीकेशन, ये सब जगह है, या आप स्टड्स में जाओगे जावा में, या पीएचपी में जाओगे, या पाइथन में जाओगे, जहां पर भी वेब एप्लीकेशन में आओगे तो उसमें ये ऑब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कुकी सेशन। इसकी वजह से इसको हम क्लासिकल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, हर जगह अवेलेबल है, पुराने एएसपी कोड के अंदर भी अवेलेबल है, एस डॉट नेट से पहले जो वर्जन था सब जगह, सीजीआई पर्ल में भी अवेलेबल है, सर्वलेट में भी अवेलेबल है, जेएसपी में भी अवेलेबल है, हर टेक्नोलॉजी में अवेलेबल है जो वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए हम यूज करते हैं। So session application, so we call it as a state maintenance mechanism. So we can maintain the state. तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, स्टेट को मेंटेन कर सकते हैं, तो we can maintain the state होता है, so स्टेट को मेंटेन कर सकते हैं। तो सेशन और एप्लीकेशन दोनों स्टेट मेंटेन करने के यूज होता है, तो उसमें से सेशन हम यूज करने वाले हैं फिलहाल। तो सेशन और एप्लीकेशन में क्या फर्क है, तो सेशन इज बेसिकली यूज टू मेंटेन यूजर स्पेसिफिक स्टेट, यूजर स्पेसिफिक स्टेट, तो यूजर स्पेसिफिक स्टेट को मेंटेन करता है। तो इसका मतलब क्या है, इट मेंटेन द स्टेट फॉर एवरी यूजर इंडिपेंडेंट, तो हर एक यूजर के लिए इंडिपेंडेंटली स्टेट को मेंटेन करता है। इट मेंटेन स्टेट फॉर एवरी यूजर इंडिपेंडेंटली, तो हर एक वी कैन से यूजर के लिए स्टेट जो है इंडिपेंडेंटली मेंटेन करता है। इट मेंटेन द स्टेट फॉर एवरी यूजर इंडिपेंडेंटली, तो हर एक यूजर के लिए इंडिपेंडेंटली स्टेट को क्या करता है, मेंटेन करता है। तो हर एक यूजर को इंडिपेंडेंटली मेंटेन करता है, स्टेट को, यूजर स्पेसिफिक स्टेट को मेंटेन करता है। तो अभी जो हम एप्लीकेशन बना रहे हैं उसमें हमें क्या चाहिए, यूजर स्पेसिफिक स्टेट ही चाहिए, क्योंकि जो यूजर लॉगिन होगा उसका ही हमें डेटा चाहिए, तो दूसरा यूजर लॉगिन होगा तो उसका डेटा अलग होना चाहिए, तो यूजर स्पेसिफिक स्टेट चाहिए। और एप्लीकेशन जो है किसके लिए होता है, यूज टू मेंटेन कॉमन स्टेट, तो यूज टू मेंटेन कॉमन स्टेट फॉर ऑल यूजर्स, तो सारे यूजर्स में कुछ कॉमन स्टेट मेंटेन करने के लिए किसको यूज करेंगे, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन यूज टू मेंटेन कॉमन स्टेट फॉर ऑल, the application object is basically used to maintain common state for all, तो सारे यूजर्स के लिए कॉमन स्टेट मेंटेन करने के लिए हम किसको यूज करेंगे, एप्लीकेशन को यूज करेंगे। तो एप्लीकेशन बेसिकली यूज टू मेंटेन कॉमन स्टेट फॉर ऑल यूजर्स, तो सारे यूजर के लिए कॉमन स्टेट जो है मेंटेन करने के लिए यूज करेंगे। तो एप्लीकेशन यूज टू मेंटेन कॉमन स्टेट फॉर ऑल, so session used to maintain user specific state, it maintains state for every user independently. Application used to maintain common state for all users. Okay. So used to maintain common state for all users. जो सारी यूजर्स की कॉमन स्टेट में मेंटेन करना है। तो यहाँ now so session and the application. तो सेशन को हम यूज करेंगे, तो सेशन जो है उसको हम यूज करेंगे यूजर स्पेसिफिक स्टेट मेंटेन करने के लिए। इसमें और एक फर्क है, तो ये कॉमन स्टेट होगी, मतलब पूरे एप्लीकेशन में, एक एप्लीकेशन के अंदर कितने एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट बनेंगे, एक ही एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट बनेगा और सारा स्टेट उसी में रहेगा। सेशन क्या होगा, सो सेशन विल बी क्रिएटेड फॉर एवरी यूजर, तो सेशन जो है हर एक यूजर के लिए जो है क्या करेगा, अलग से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो सेशन में हर एक यूजर की अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और उस ऑब्जेक्ट के अंदर उसी यूजर की क्या होगी, स्टेट मेंटेन होगी। तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर उसी यूजर की स्टेट क्या होगी, मेंटेन होगी। तो सेशन विल बी क्रिएटेड फॉर एवरी यूजर, तो सेशन जो हर एक यूजर के लिए क्रिएट हो जाएगा और उस पर्टिकुलर सेशन के अंदर उसी यूजर का क्या है, तो स्टेट मेंटेन होगा। तो सेशन विल बी क्रिएटेड फॉर एवरी यूजर और उस सेशन के अंदर उसी यूजर का स्टेट क्या होगा, मेंटेन। ठीक है, so used to maintain user specific state, it maintains state for every user independently.
So session will be created for every user. तो session जो हर एक यूजर के लिए क्रिएट हो जाएगा and it maintains state for every user independently used to maintain user specific state. फिर से आप user specific state को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं. फिर यहाँ पर आप user specific state को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं. ठीक है, तो यूजर स्पेसिफिक स्टेट को यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं. एप्लीकेशन इज यूज्ड टू मेंटेन कॉमन स्टेट फॉर ऑल यूजर्स. सो वन एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट फॉर ऑल यूजर्स. सेशन विल बी क्रिएटेड फॉर एवरी. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो मैं एक बार आपको पेंट में समझाने की कोशिश करता हूँ. ये आपका एप्लीकेशन, तो ये आपका यूजर है, वेब ब्राउजर है. यहाँ से रिक्वेस्ट आई, ठीक है. तो जैसे ही वेब एप्लीकेशन में रिक्वेस्ट आएगी तो इस फॉरवर्डेड एमबीसी क्या करेगा, उसके लिए एक सेशन ऑब्जेक्ट बना दे और इस सेशन को एक यूनिक आईडी देगा. उस आईडी को बेसिकली क्या आता है, सेशन है. जैसे प्रोडक्ट आईडी होता है, एमपी आईडी, एक यूनिक आईडी. फिर यहाँ पर उसकी रिक्वेस्ट प्रोसेस हो जाएगी. फिर ये सेशन आईडी रिस्पॉन्स के साथ इसके पास जाएगा, सेशन आईडी. ठीक है, फिर सेशन आईडी ब्राउजर में क्या होगा, स्टोर हो जाएगा. इस ब्राउजर के अंदर कुकी में वो जो सेशन आईडी है स्टोर हो जाएगा. फिर इसके बाद जब ये यूजर रिक्वेस्ट भेजेगा तो इसके बाद हर एक रिक्वेस्ट के साथ ये सेशन आईडी कहाँ जाएगा, सर्वर पे. तो जैसे ये सेशन आईडी सर्वर पर आएगा तो सर्वर को क्या समझेगा, हाँ ये जो है सेशन है इस यूजर का, इस सेशन को यूज करके वो काम करेगा. तो जब भी ये यूजर रिक्वेस्ट भेजेगा हर एक रिक्वेस्ट के साथ है सेशन आईडी सर्वर पर जाएगी और उस सेशन आईडी से पता चलेगा यूजर को, सॉरी सर्वर को, आपके एप्लीकेशन को कि ये सेशन है इस यूजर का और उस सेशन को यूज करके काम करेगा. आप चाहे इस सेशन में क्या कर सकते हैं, इस यूजर से जो भी डेटा रिलेटेड है उसको स्टोर कर सकते हैं. ना तो एक दूसरा यूजर है तो इसने भी रिक्वेस्ट क्रिएट की, रिक्वेस्ट भेजी, तो इसके लिए क्या होगा, अलग से सेशन बनेगा, उसका भी सेशन आईडी होगा. फिर रिस्पॉन्स में सेशन आईडी से यूजर को दिया जाएगा. फिर जब भी रिक्वेस्ट भेजेगा यूजर उस सेशन आईडी को सर्वर के पास भेजेगा और ये सेशन को यूज करके सर्वर जो है वेब एप्लीकेशन जो है क्या करेगा, काम करेगा. ऐसे हर एक यूजर के लिए क्या बनेगा, अलग से सेशन बनेगा, उसमें सेशन आईडी होगी. उस सेशन आईडी के थ्रू पता चलेगा कि कौन सा यूजर है और उसका सेशन कौन सा है और उस सेशन को यूज करके आपका वेब एप्लीकेशन क्या करेगा, काम करेगा. ठीक है, तो अगर 1000 यूजर कनेक्टेड है आपके वेब एप्लीकेशन में तो 1000 सेशन, लेकिन एप्लीकेशन क्या होगा, एक ही बनेगा. 1000 यूजर के लिए एक ही शेयर, सारे लोगों का डेटा वहां पर रहेगा. तो कुछ कॉमन डेटा अगर आपके पास है तो उसके लिए आप एप्लीकेशन यूज करोगे, अदरवाइज आपको एप्लीकेशन यूज करने की जरूरत नहीं. तो सेशन ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होता है, सेशन आईडी होता है. सेशन आईडी से सेशन ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो सेशन आईडी से तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो सेशन आईडी से उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो सेशन आईडी से उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, सो आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, तो सेशन आईडी से उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो सेशन आईडी से उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, नाउ यहाँ पर सेशन ऑब्जेक्ट के अंदर आप यूजर स्पेसिफिक वेरिएबल्स भी बना सकते हैं और उस यूजर से रिलेटेड डेटा भी स्टोर कर सकते हैं. नाउ सेशन में और एक खासियत क्या है कि एवरी सेशन इज आइडेंटिफाइड बाय, ध्यान से देख लो, बाद में कोड में ऐसा ही है, एवरी सेशन इज आइडेंटिफाइड बाय यूनिक आईडी कार्ड सेशन है. तो उसको वैसे टीम क्या बोलेंगे, सेशन आईडी बोलेंगे. तो एवरी सेशन इज आइडेंटिफाइड बाय यूनिक आईडी कॉल्ड द session ID user. So it maintains the state for every user independently. Session will be created for every user. Used to maintain user specific state. Every session is identified by unique ID for a session. ठीक है. Now session जो है, so session data, session will be accessible. Session कहाँ तक accessible होगा, throughout application.
पूरे एप्लीकेशन में एक्सेस हो। अगर आपने एक सेशन वेरिएबल बनाया एक कंट्रोलर में, वो वेरिएबल पूरे एप्लीकेशन में हर जगह एक्सेस हो, तो हर जगह एक्सेस होगा और मेंटेन होगा। और कब तक रहेगा? जब तक उस यूजर का सेशन चल रहा। तो कब तक रहेगा? जब तक उस यूजर का सेशन चल रहा है। तो यूजर का सेशन कब तक रहेगा? सेशन विल बी मेंटेन। सेशन कब तक मेमोरी में मेंटेन होगा? तो मेंटेन, ये मेमोरी में होता है, सो मेंटेन एप्लीकेशन के मेमोरी के अंदर, या उसके अंदर नहीं होता, मेमोरी के अंदर। तो सेशन विल बी मेंटेन सो टिल यूजर नॉट डिलीटेड, जब तक यूजर उसको डिलीट नहीं करेगा। डिलीट कैसे करेगा यूजर? बाय क्लिकिंग ऑन द लॉग आउट और साइन आउट और लॉग आउट पर क्लिक करके हम सेशन को क्या करवा सकते हैं? डिलीट करवा सकते हैं। यूजर ने लॉग इन किया, उसका सेशन बिल्ड हो गया, उसका काम हो गया, फिर उसने क्या कर दिया? लॉग आउट कर दिया, तो उसका सेशन हम क्या कर देंगे? डिलीट कर देंगे। ठीक है। दूसरा क्या है? सेशन टाइम आउट। तो सेशन टाइम आउट से भी सेशन डिलीट होता है। तो सेशन टाइम आउट क्या होता है? दिस इज अ टाइम पीरियड for which so web server will wait for a request. If not received any request, so it will delete this session. तो सेशन को क्या करेगा? डिलीट कर। So it will delete the session. ठीक है। The timer time period for which a web server will wait for the request. If not received any request, it will delete the session. तो सेशन को क्या करेगा? डिलीट करेगा। ठीक है। तो हर एक वेब सर्वर में एक टाइम आउट होता है 20 मिनट। नाउ एक सिचुएशन क्या है कि यूजर ने काम किया, लॉग आउट कर दिया, फिर वेब सर्वर ने उसका सेशन क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी है कि सपोज यूजर ने लॉग इन किया और वो काम करना चाहता है, बट यहाँ पर लाइट चली गई। वेब सर्वर तो रनिंग है और यहाँ लाइट चली गई, तो लाइट 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 2 घंटे, 3 घंटे आएगी, तो क्या 3-3 घंटे तक हम इस सेशन को मेंटेन करेंगे सर्वर पर? नहीं करेंगे, क्योंकि सेशन इज कॉस्टली। कॉस्टली क्यों है? 1000 यूजर है तो 1000 सेशन रनिंग होंगे, तो रैम खा जाएगा। तो अगर एक सेशन के अंदर 10 MB का भी डेटा है और 1000 यूजर, तो 10,000 MB का डेटा उड़ जाएगा, और रैम मतलब पैसा, तो आपको पैसा लगेगा एडिशनल। तो क्लाउड में है तो और भी बिल बढ़ेगा आपका। हाँ। तो फिर वेब सर्वर क्या करता है? 20 मिनट तक राह देखता है कि 20 मिनट तक कोई रिक्वेस्ट आ रही है क्या इस यूजर से। अगर नहीं आई तो उसके सेशन को वेब सर्वर खुद क्या कर देता है? डिलीट कर देता है, टर्मिनेट कर देता है। उसको बेसिकली क्या होता है? सेशन टाइम आउट। तो सेशन टाइम आउट इज अ टाइम पीरियड आफ्टर व्हिच द यूजर सेशन विल बी डिलीटेड ऑटोमेटिकली if no request received. And by default session timeout is 20 minutes. तो by default session timeout जो कितना है? 20 minutes का। तो by default session timeout is 20 minutes. So by default session timeout is 20 minutes. So by default session timeout जो है कितना होगा? 20 minutes का। बराबर। तो by default session timeout will be of 20 minutes. So 20 minutes का। तो आप चाहे तो उसको चेंज कर सकते हैं। तो दो वे से सेशन के अंदर आप वेरिएबल्स भी बना सकते हैं। तो हम सेशन वेरिएबल बनाएंगे, और सेशन के अंदर जो वेरिएबल बनाएंगे वो कहाँ पर रहेंगे? तो सेशन की मेमोरी के अंदर, सेशन ऑब्जेक्ट के अंदर। कब तक रहेंगे? जब तक वो सेशन चल रहा है। और कहाँ तक एक्सेस होगा? एवरीवेयर इनसाइड द एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के अंदर हर जगह क्या होगा? एक्सेस होगा। तो जैसे यहाँ पर लॉग इन किया हमने, साइन इन किया, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमने साइन इन किया, तो साइन इन किया तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सेशन को एक्सेस करेंगे। तो सेशन को एक्सेस करने के लिए एमबीसी के अंदर यूज द एचटीटीपी कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट सेशन। या डायरेक्टली भी सेशन अवेलेबल है यहाँ पर, आप चाहे तो डायरेक्टली सेशन यूज कर सकते हैं। सेशन तो मुझे क्या स्टोर करना है? नेम, यूजर का नेम स्टोर करना है। तो एक नेम नाम का वेरिएबल बना दिया, जैसे व्यू डेटा में बनाता है। और नेम कहाँ से मिलेगा आपको? यूरेक्स से। तो यूरेक्स से आपको क्या मिल गया? नेम। तो फर्स्ट नेम मिल गया कहाँ से? यूरेक्स। तो यूरेक्स से फर्स्ट नेम आपको मिल गया। अब यहाँ पर इस सेशन वेरिएबल के अंदर ये फर्स्ट नेम स्टोर हुआ, तो अभी ये जो सेशन वेरिएबल के अंदर नेम स्टोर हुआ है, तो क्या हम यहाँ पर इसको एक्सेस कर सकते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर?
क्या हम इसको प्रोडक्ट्स के अंदर एक्सेस कर सकते हैं? कर सकता है, कहीं पर भी कर सकता है, इस सेक्शन के अंदर, इस व्यू के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर, कहीं पर भी। तो इंडेक्स व्यू के अंदर उसको एक्सेस करेंगे यहाँ पर। कैसे एक्सेस करेंगे यहाँ पर? तो विल से h2 एंड विल से हेलो एंड वेलकम, और यहाँ खोलेंगे एट सेशन, और सेशन में किस नाम से हमने डेटा स्टोर किया? नीम नाम से। सो वेरिएबल का नेम क्या है? नीम। ठीक है, तो नीम नाम का वेरिएबल बनाया यहाँ पर हमने, और उस नीम वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर किया? फर्स्ट नेम। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम दिखेगा। ठीक है, तो जैसे हम इसको रन करेंगे तो जो यूजर लॉगिन करेगा उसका नेम जो है वहां पर आ जाएगा। तो यहाँ पर सर हमने बोल दिया मैनेज यूजर्स, क्या लेंगे यहाँ पर? तो मैनेज यूजर्स एंड से साइन, सॉरी, एक्शन का नेम क्या है? लॉगिन। तो यहाँ पर हम बोल देंगे सुनील एंड से ABCD साइन इन हियर। तो सुनील का लॉगिन हो चुका, तो सुनील का नाम भी आ जाएगा यहाँ पर सरल। ठीक है, नाउ सपोज यहाँ पर हम गए तो मैनेज यूजर्स एंड लॉगिन, तो वापस और हमने किसका लॉगिन किया? अमूल का, और यहाँ पर हमने लिया साइन, यहाँ पर आप देखोगे तो साइन इन हो जाएगा। तो यू रेक में से फर्स्ट नेम किस में चला जाएगा? सेशन में, और इसको हमने कहाँ पर एक्सेस किया? प्रोडक्ट के इंडेक्स में, तो यहाँ पर क्या आएगा? सो हेलो एंड वेलकम। Now next thing that will do is will implement the logout। तो यहाँ पर एक लॉगआउट एक्शन देंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो लॉगआउट हो जाएगा। तो यहाँ पर सो विल से लॉगआउट हियर, तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देंगे और उसमें एक एक्शन लिंक देंगे, सो HTML डॉट एक्शन लिंक लॉगआउट। सो ये लॉगआउट एक्शन हम कहाँ पर बनाएंगे? मैनेज यूजर्स के अंदर। सो मैनेज यूजर्स किसका नेम है? कंट्रोलर का। फिर यहाँ से हमें कहाँ जाना? एरिया के अंदर। कौन से एरिया के अंदर जाना? ब्लैंक एरिया के अंदर, क्योंकि मैनेज यूजर्स कहाँ पर है? तो मैनेज यूजर्स कहाँ पर है? तो मैनेज यूजर्स थी ना रूट कंट्रोलर फोल्डर, तो रूट कंट्रोलर फोल्डर में इसलिए एरिया हम क्या दे रहे हैं? ब्लैंक। तो मैनेज यूजर्स के कौन सा एक्शन में चला जाएगा? लॉगआउट एक्शन में। तो मैनेज यूजर्स में लॉगआउट नाम का एक्शन बनाया हमने? नहीं बनाया। तो यहाँ पर एक एक्शन बना देते हैं मैनेज यूजर्स कंट्रोलर के अंदर, लॉगआउट नाम का एक एक्शन हम क्या कर देते हैं? क्रिएट कर देते हैं। तो it's a public action result and here also something called logout। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देंगे? लॉगआउट। और लॉगआउट में सबसे पहला काम क्या करेंगे? सेशन में जो भी है उसको क्लियर कर देंगे, हटा देंगे। तो सेशन में जो नेम वगैरह हमने क्रिएट किया वो सब गायब हो जाएगा। फिर सेशन को हम क्या करेंगे? डिलीट करेंगे। सेशन को डिलीट करने के लिए सेशन एक आपको मेथड प्रोवाइड करता है एबिडेन। So Aberdeen is the method of the session will delete the session। सेशन को क्या कर देगा? डिलीट कर देगा। तो Aberdeen मेथड से आपका सेशन क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। और यहाँ से कहाँ चला जाएगा? रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन। सो विच एक्शन? साइन। तो सेशन क्लियर हो गया, सेशन अपडेट हो गया, और यहाँ से हम क्या करेंगे? साइन इन में जा रहे हैं। साइन इन नाम नहीं है एक्शन का, क्या नाम है? लॉगिन। तो लॉगिन में चले जाएंगे। ठीक है, तो इसको रन कर रहे हैं यहाँ पर हम। तो यहाँ पर बोलेंगे मैनेज यूजर्स लॉगिन, अमूल, ABCD साइन इन, तो वैलिड यूजर है। तो सेशन में नेम चला जाएगा, वहां से इंडेक्स व्यू में आएगा, प्रोडक्ट की यहाँ पर आ गया। लॉगआउट पर क्लिक करेंगे तो कहाँ चला जाएगा? मैनेज यूजर्स लॉगआउट। तो ये मैनेज यूजर्स लॉगआउट कहाँ ढूंढ रहा है? एरिया के अंदर। क्यों ढूंढ रहा है एरिया के अंदर? क्योंकि एक पैरामीटर रह गया। कौन सा पैरामीटर? HTML एट्रीब्यूट। HTML एट्रीब्यूट में नल देंगे, फिर उसके बाद हम राउट वैल्यूज पैरामीटर यूज करेंगे। तो अभी चला तो गया, बट कहाँ ढूंढ रहा है? मैनेज यूजर्स एंड
यूजर एरिया के अंदर ही। तो वापस मैंने कुछ गड़बड़ कर दी यहाँ पर। तो पहले राउट वैल्यू पैरामीटर है और फिर उसके बाद क्या है, HTML एट्रीब्यूट, सेकंड पैरामीटर। सेव करेंगे इसको। तो अभी लॉग आउट पर क्लिक करेंगे तो इट विल टेक यू टू द लॉग आउट एक्शन ऑफ अ मैनेज यूजर्स, क्लियर, आई हैव डन एंड लॉग इन। तो सेशन गया, आपको वापस कहाँ लेके आया, लॉग इन। तो अब तक हमने क्या इंप्लीमेंट किया, रजिस्ट्रेशन, लॉग इन, लॉग आउट सेशन के थ्रू लॉग इन यूजर का नेम डिस्प्ले किया। तो क्या इतना सफिशिएंट है? क्या इसके बाद ऐसे हो जाएगा क्या कि हम यूजर एरिया के प्रोडक्ट्स को एक्सेस करेंगे और वो हमें बोलेगा लॉग इन करो पहले? अभी तो किसी यूजर ने लॉगिन नहीं की, तो बिना लॉगिन के आपका प्रोडक्ट का लिस्ट क्या हो रहा है, एक्सेस हो रहा है। तो बिना लॉगिन के एक्सेस होगा ही, क्यों होगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई ऑथराइज एट्रीब्यूट नहीं लगा। तो आप बोलोगे सर प्रोडक्ट्स के ऊपर जाके यहाँ पर हम कौन सा एट्रीब्यूट लगा देंगे, ऑथराइज एट्रीब्यूट लगा देंगे। तो प्रोडक्ट्स के ऊपर जाके कौन सा एट्रीब्यूट लगा देंगे, ऑथराइज। तो प्रोडक्ट्स के ऊपर हम जाके ऑथराइज एट्रीब्यूट लगा देंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट के ऊपर ऑथराइज एट्रीब्यूट लगा देंगे। तो प्रोडक्ट, तो इसको रन करेंगे यहाँ पर। तो क्या ये ऑथराइज एट्रीब्यूट काम करेगा हमारे डेटाबेस के साथ? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये ऑथराइज एट्रीब्यूट किसके साथ काम करता है, आइडेंटिटी के साथ। इट वर्क्स विद आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी में उसका खुद का डेटाबेस होता है, खुद की सारे टेबल्स खुद के होते हैं, सब खुद का होता है। तो फिर अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो नहीं चलेगा यहाँ पर, क्योंकि हमने खुद यूजर टेबल बनाया, उसमें सारा पासवर्ड ईमेल आईडी उसमें स्टोर कर रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, खुद का एक कस्टम ऑथराइज फिल्टर क्रिएट करना पड़ेगा। तो खुद का कस्टम ऑथराइज फिल्टर हम कहाँ क्या करेंगे, तो नेक्स्ट सेशन के अंदर बनाएंगे। तो खुद का जो ऑथराइज फिल्टर है, कस्टम ऑथराइज फिल्टर, उसको हम नेक्स्ट सेशन के अंदर क्या करेंगे, बनाएंगे। तो एक बार इसको करके देखो। तो लॉग इन, लॉग आउट, पासवर्ड, ठीक है। तो आज इसको यही छोड़ रहा है। इसमें कोई डाउट है, क्वेरी है तो पूछ लो फटाफट।